हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पेपर 7 के इंग्लिश के सॉल्यूशंस को हम स्टार्ट करते हैं। आइए, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिला वो था ये, अ वॉर ऑफ रिलीजन्स। आपको इसके लिए वन वर्ड बताना था भाई, वॉर ऑफ रिलीजन्स किसे बोलते हैं। देखिए, कैलीग्राफी जो है वो हैंड राइटिंग से बिलोंग चीज है कि हैंड राइटिंग जब अच्छी और सुंदर होती है तो उसको कैलीग्राफी कहा जाता है। कॉन्ट्राबैंड भी ऑफ कोर्स रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। कैवलरी जो है वो सेना के अंदर आप कह सकते हैं एक चीज, एक सेना का एक पार्ट होता है, एक टुकड़ी होती है कैवलरी। और क्रूसेड जो है इसी को ही बोलते हैं हम क्या, अ वॉर ऑफ रिलीजन्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ये, अ पर्सन हु विड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सेक्लूजन। देखिए, टू लिव इन सेक्लूजन का अर्थ होता है अकेलेपन में रहना, और अकेलेपन में रहने के लिए ही एक और वर्ड है जो आपको दिख रहा है बी ऑप्शन वाली जगह पे, जिसे कहते हैं रेक्ल्यूस। राइट, तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, रेक्ल्यूस। सेज जो है वो संत जैसे जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं अपन। राइट, और प्रीस्ट तो आप जानते हैं, प्रीस्ट होते हैं पंडित, जिसको अपन कहते हैं प्रीस्ट। अपन ज्यादातर ऑफ कोर्स पंडित तो हिंदी अनुवाद कर रहे हैं हम, प्रीस्ट वैसे जो चर्च में जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, प्रीस्ट। देखते हैं नेक्स्ट, हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड। ऐसी हैंडराइटिंग जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, इनएलिजिबल नहीं होता, इलेजिबल होता है। राइट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इनएलिजिबल नहीं है, इलेजिबल है। इलेजिबल जिसको पढ़ा नहीं जा सकता होता है, इनएलिजिबल जो होता है जिसको मतलब इनएलिजिबल का अर्थ है एलिजिबल का उल्टा। एलिजिबल का अर्थ होता है लायक, जो कि लायक हो किसी भी चीज के लिए। राइट, और इनएलिजिबल जो लायक ना हो। जैसे आप देखते हैं अपने एग्जाम का फॉर्म जब आप भरते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपकी एज 18 से ज्यादा नहीं है तो आप इसके लिए इलेजिबल है। राइट, इनएलिजिबल है, सॉरी इनएलिजिबल है। ठीक है, और अगर आप 18 से ऊपर है आपकी एज तो आप एलिजिबल है। ओके, डिसाइफर का अर्थ तो होता है किसी चीज को डिकोड करना, है ना। डिसाइफर का अर्थ क्या होता है, डिकोड करना। कोई छुपी हुई चीज है उसको सामने लाना, रिवील करना, ये इसके सिनोनिम्स हैं। अगली का तो आप जानते ही है भाई, क्या होता है अगली, भद्दा होता है ना। डोलसम कह सकते हैं उसको आप। राइट, इस तरह की चीजें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, आपको बताना है फॉरगो के लिए सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है। देखिए, फॉरगो का अर्थ होता है जाने देना, किसी चीज को जाने देना। नॉर्मल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीव। ठीक है, बाकी के सारे जो वर्ड्स हैं वो टेक्निकल हैं। एक्यूमुलेट तो इसका एंटोनिम निकलता है। अगला आप देखते हैं फ्रेल। फ्रेल का आपको सिनोनिम बताना है। फ्रेल के सिनोनिम की तरफ अगर आप देखेंगे तो देखिए, फ्रेल शब्द का सीधा सीधा मीनिंग होता है वीक। अगर फ्रेल शब्द आपके सामने आए, फर्स्ट चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि फ्रेल का अर्थ क्या होता है, वीक। बाकी के सारे वर्ड्स इजी हैं, आप जानते हैं। अगर आप नहीं जानते बता दूं, अनहेल्दी का अर्थ अनहेल्दी होता है, जो हेल्दी नहीं है वो अनहेल्दी है। अगली अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। टेंडर का अर्थ सॉफ्ट होता है। टेंडर का अर्थ क्या होता है, सॉफ्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। डैश इज यूज्ड टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन अमंग द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपने अच्छे से याद नहीं किए हैं तो ऑफिशियल लेटर्स के क्वेश्चन में आप एक कीमती नंबर अपना खो देंगे, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स मेमोरेंडम होता है, बहुत अच्छे से बात ये आपको याद होनी चाहिए कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर जो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना होता है उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, मेमोरेंडम। राइट, रिमाइंडर तो एक लेटर पहले भेजा उसको वापस भेजने के लिए। फॉर्मल में इनफॉर्मल लेटर होते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर। कम्युनिक जो है वो अखबार के अंदर, गजेट के अंदर निकलते हैं, वो वाले होते हैं। तो ये दूसरे ही सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ बात हो रही है वो सिर्फ किसके लिए है, मेमोरेंडम के लिए। माई डियर मदर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माई डियर मदर किस तरह का एग्जाम्पल है, देखिए माई डियर मदर जो है वो सैल्यूटेशन इन इनफॉर्मल लेटर्स है। सैल्यूटेशन इन बिजनेस लेटर, मदर को थोड़ी बिजनेस लेटर भेज सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। और ये एक सैल्यूटेशन है, सब्सक्रिप्शन नहीं। सब्सक्रिप्शन तो नीचे लिखा जाता है, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली वगैरह करके। एनक्लोजर वो हिस्सा होता है जिसके अंदर हम जो भी अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं वो उसको एनक्लोजर कहते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं आ जाता। ट्रांसक्रिप्ट कैन बी सेंट टू। ट्रांसक्रिप्ट किस किस को भेजी जा सकती है, पहली बात तो ये आपको पता नहीं चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट कुछ नहीं होता, कॉपी होता है। ये जो कॉपी लोगों को भेजनी है, जितने भी लोगों को, वो क्या हो सकते, कितने हो सकते हैं, देखो एक हो सकता है, नहीं। द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है। एवरीवन हु इज कंसर्न्ड, ऑफ कोर्स। ओनली नॉन इंडियंस, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। देखिए, एवरीवन हु इज कंसर्न्ड, जिसको भी भेजा जाना चाहिए। भैया आप जब एक लेटर मान लीजिए अपने सीनियर को लिख रहे हैं, और उसके आप जब एक सीनियर को लिख रहे हैं तो उसकी जो रिसीविंग है वो आपको अगर मान लीजिए नहीं मिलेगी, आपको ऐसा लगता है, तो आप अपने सुपर सीनियर को भी वही लेटर की कॉपी भेजेंगे कि लेटर लिखा तो जा रहा है सीनियर को, लेकिन सुपर सीनियर को भेजा जाएगा आपके, आप उसको भी भेजेंगे एक कॉपी, तो वो भी कंसर्न है, उसको भी भेजेंगे। आप सबॉर्डिनेट्स को भी भेज सकते हैं अपने। तो जिनको भी, जितने भी लोग कंसर्न है उस मैटर से रिलेटेड हैं, उन सभी को लेटर भेजा जा सकता है, उसकी कॉपी भेजी जा सकती है। लेटर तो एक ही पर्सन को भेजा जाता है, ऑब्वियस सी बात है। अगला है विच ऑफ देम इज अनदर टर्म फॉर कॉपी। कॉपी के लिए दूसरी टर्म क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले नेक्स्ट पिछला ही क्वेश्चन है, क्या होता है, ट्रांसक्रिप्ट होता है भाई, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th।
ऑफिशियल लेटर्स आर एड्रेस टू, ऑफिशियल लेटर्स जो हैं वो किनको एड्रेस किए जाते हैं भाई? गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, हाँ किए जाते हैं। सेमी गवर्नमेंट ऑफिसर को भी, बिल्कुल उनको भी किए जाते हैं। डिपार्टमेंट को, हाँ डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी चलता है, बिल्कुल। ऑल ऑफ देम हो गया इसका आंसर, बिल्कुल सारे के सारे हो गए, सारे सही हैं। उसके बाद में ड्यू टू हिज टूर्स ही गॉट टू मीट डैश ऑफ पीपल, ठीक है। डिटरमिनर्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब आपको बताना है कि अपने टूर्स की वजह से अगर एक इंसान टूर्स कर रहा है तो वो कितने लोगों से मिलेगा, आप ही सोचें जरा। अलॉट, हाँ बिल्कुल बहुत सारे लोगों से मिल सकता है। मच नहीं, पीपल के साथ मच नहीं लिख सकते आप। लिटिल पीपल का कोई मतलब ही नहीं होता, लिटिल ऑफ कुछ वैसे भी नहीं होता है। और देखिए सेवरल पीपल के लिए आ जरूर सकता है, लेकिन सेवरल के साथ में ऑफ नहीं आ सकता है, सेवरल के साथ में ऑफ नहीं आ सकता, वहीं अलॉट के साथ ऑफ आ सकता है। इजी क्वेश्चन था, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने सही किया होगा इसको। डैश ऑफ द टू हाफ्स इज इक्वल, क्या है? डैश ऑफ द टू हाफ्स इज इक्वल। देखिए टू की बात कर रहे हैं आप, और जब आप टू की बात करते हैं ना तो एवरी को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि एवरी टू प्लस के लिए यूज होता है। ऑल ऑफ द टू हाफ्स तो अपन ऑफ कोर्स यूज नहीं करेंगे, ऑल भी जो है वो टू प्लस के लिए यूज होता है। जो टू के लिए यूज हो सकता है वो ईच है, बट इस बात को भी आप याद रखें कि ईच टू प्लस के लिए भी यूज हो सकता है, गलत नहीं होता। नन ऑफ द हमारा क्यों ही सोचेंगे हम, जब हमें आंसर मिल चुका है जो कि है क्या, ईच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फॉर्चुनेटली डैश ऑफ देम डैश ऑफ द चिल्ड्रन वर हर्ट। चलिए कोई खराब घटना हुई है तो उसके अंदर बच्चे जो हैं वो हर्ट हुए हैं, देखते हैं कितने। फॉर्चुनेटली अगर अपन बोल रहे हैं इसका मतलब है या तो बच्चे हर्ट हुए ही नहीं है या फिर बहुत कम हर्ट हुए हैं। तो हमने देखा लिखा है फ्यू, फ्यू का अर्थ होता है ना के बराबर, ये हमारा आंसर हो सकता है। सम नहीं, देखिए अगर हम फॉर्चुनेटली बोल रहे हैं तो हम यूं नहीं बोलेंगे कुछ बच्चे हर्ट हुए, हम बोलेंगे ना के बराबर बच्चे हर्ट हुए, तो ये हमारा बेटर ऑप्शन है। और वहीं जब आ जाता है नन, तो नन भाई इसके अंदर जो है वो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि आप फॉर्चुनेटली कह रहे हैं तो आप तभी कहेंगे जब आप ये कहेंगे कि कोई भी हर्ट नहीं हुआ, कोई भी बच्चा हर्ट नहीं हुआ। नो यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम जब यहाँ पे ऑफ को देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक प्रोनाउन चाहिए, और प्रोनाउन नो नन होता है, नो तो आपका डिटरमिनर होता है, तो ये अपना ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे ऑफ से पहले हम नन लिख सकते हैं, नो नहीं लिख सकते क्योंकि नन प्रोनाउन है। ऑफ से पहले नो नहीं आता, अब याद कर सकते हैं ऐसे करके। He has dash evidence to prove his innocence, ठीक है भाई, उसके पास कुछ एविडेंस है टू प्रूव हिज इनोसेंस। कितने एविडेंस है? पहली बात, एविडेंस अनकाउंटेबल होता है भाई, अनकाउंटेबल होता है, मैनी को डिलीट कर दो। ऑल हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर तो दो के लिए यूज होता है और वो ऐसे भी काउंटेबल चीजों के लिए यूज होगा। इनफ वो वर्ड है जो यहाँ पे सबसे बढ़िया मीनिंग देता है। देखिए कि उसके पास में इनफ एविडेंस है अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए। ऑल एविडेंस तो देखो किसी के पास भी नहीं होते, एविडेंस पूरे ही मिल जाए ये तो पुलिस के साथ भी नहीं हो सकता, ये और किसी के साथ भी नहीं हो सकता, कोई डिटेक्टिव ही क्यों ना हो। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इनफ। मीनिंगफुल ज्यादा क्या है, इनफ है। ऑल इम्प्रैक्टिकल सी बात हो जाएगी, पॉसिबल है। देखिए डिटरमिनर्स में इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है कि अगर कोई चीज पॉसिबल है तो वो हमारा आंसर हो सकती है, और दो चीजें अगर पॉसिबल हो जाती हैं तो फिर आपको देखना होता है इन दोनों में से प्रैक्टिकल कौन सी बात है, विच वन ऑफ देम इज प्रैक्टिकल, उनमें से प्रैक्टिकल कौन सी है। अगर कोई इम्प्रैक्टिकल है तो फिर हम ऑफ कोर्स उसको अपना आंसर नहीं चुनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश चार्ल्स बेबेज इज नोन एज डैश फादर ऑफ कंप्यूटर्स। देखिए चार्ल्स बेबेज यहाँ पे नाम लिखा गया और बताया गया कि वो फादर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, यानी हमने एक नाम को यूज किया। नाम का अर्थ होता है प्रॉपर नाउन। जब आप किसी का नाम ही लिख देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन से पहले जीरो आर्टिकल आता है, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते, इनको डिलीट कर देना है। अगली बात ये कि कंप्यूटर्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसके फादर की अगर आप बात करें तो वो एक को ही माना जाता है। अगर एक को ही माना जाता है तो उसके लिए आप अपना द आर्टिकल चुनोगे, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगर मान लो कंप्यूटर सब्जेक्ट के फादर बहुत सारे होते हैं, मान लो ऐसा होते हैं, अगर होते तो फिर हम वहाँ पे ए भी अपना आंसर लिख सकते थे, राइट। लेकिन हम जानते हैं जनरली जब हम इस तरह की उपाधि या टाइटल देते हैं जो किसी एक सब्जेक्ट के से रिलेटेड होती है तो वो एक को ही दी जाती है, फादर ऑफ कंप्यूटर्स, नहीं तो हम कुछ और दूसरा उनको उपाधि दे देते हैं, राइट। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हो जाएगा बी। डैश प्रिंसिपल इज लुकिंग फॉर यू। चलिए प्रिंसिपल जो है वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बड़ी ही पर्सनल सी बात लग रही है। अगर मैं कह रहा हूँ कि प्रिंसिपल तुम्हें ढूंढ रहे हैं तो वो प्रिंसिपल तुम्हें और मुझे दोनों को पता होगा कौन सा है। अगर हमें पता है कौन सा है क्या, ऑफकोर्स हम दोनों के लिए वही एक अंडरस्टूड प्रिंसिपल होंगे, वो जानते होंगे हम दोनों कि वो कौन से प्रिंसिपल हैं। अगर वो प्रिंसिपल हम जानते हैं कौन से हैं तो वो डेफिनेट है। अगर वो डेफिनेट है यानी वो स्पेसिफिक है, अगर वो नोन टू बोथ ऑफ अस है, नोन टू स्पीकर एंड लिसनर है, तो फिर आपको आर्टिकल कौन सा लगाना है, द लगाना। आप जानते हैं डेफिनेट, स्पेसिफिक और नोन टू स्पीकर और लिसनर जो होते हैं उन चीजों के लिए हमें क्या लगाना होता है, द लगाना होता है। अब प्रिंसिपल इज लुकिंग फॉर यू का मतलब हो जाएगा कि प्रिंसिपल तो बहुत सारे हैं, उनमें से कोई एक तुमको ढूंढ रहा है, कोई भी एक ढूंढ रहा है। बड़ी वियर्ड सी बात हो जाती है एन होने से रहा, और सम प्रिंसिपल का मतलब कोई प्रिंसिपल तुमको ढूंढ रहा है, तो ऑफ कोर्स
यहाँ पे जो प्रैक्टिकल चीज है वो क्या है आपका द। सम और ए से बात बनती जरूर है पॉसिबल, बट वो बड़ी ही इम्प्रैक्टिकल सी चीज है कि बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, उनमें से कोई एक तुम्हें ढूंढ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी हैज ईटन डैश द चॉकलेट्स इन द बॉक्स। देखिए नाउन के पहले द हो अगर और उससे पहले कोई डिटरमिनर लगाना हो ना, तो आप याद कर लीजिए ये काम सिर्फ दो ही डिटरमिनर कर सकते हैं, और ये वो दोनों है, ऑल और बोथ, और दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। फिनिश, दैट्स ऑल। क्या बोला फिर से सुनो, नाउन अगर प्लूरल हो, जो कि जनरली प्लूरल ही होता है इसमें, और उसके बाद में यहाँ द हो, तो भूल जाइए कि अब और कोई डिटरमिनर आने वाला है यहाँ पे, ऑल या बोथ ही आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। डैश वेल्दी शुड बी जनरस। देखिए वेल्दी एक एडजेक्टिव है और उसके बाद आप एक वर्ब का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, यानी कि आपने इस हिस्से को सब्जेक्ट माना है। अगर आप इस हिस्से को सब्जेक्ट मान रहे हैं और एक एडजेक्टिव को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो एडजेक्टिव सिर्फ सब्जेक्ट तब बन सकता है जब उसके साथ में द लगा हो, तब ही वो एक प्लूरल नाउन बन पाता है, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका क्या, सी। अगर ये बात ना समझ में आई हो तो फिर से सुने। मैंने कहा कि एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट सिर्फ नाउन प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, तो इसको नाउन बनाना पड़ेगा। इसको नाउन बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें द जोड़ना पड़ेगा, तो हमने द जोड़ दिया। ये बाकी एडजेक्टिव के साथ ए एन वैसे भी नहीं आता, ऑब्वियस सी बात है। एडजेक्टिव डिसाइड जरूर कर सकता है कि ए और एन आएगा क्या, अगर उसके बाद नाउन हो तो। यहाँ वेल्दी के बाद देखो नाउन नहीं है, वेल्दी पर्सन लिखा होता, वेल्दी मैन, वेल्दी वुमेन, वेल्दी गर्ल, है ना, वेल्दी बिजनेसमैन, ऐसा कुछ भी लिखा होता, तो हम विदाउट एनी डाउट यहाँ पे सोचते कि यहाँ पे ए और एन भी आ सकता है क्या। बट अगर नहीं है ना, तो आंख बंद करके द लगा देना अकेले एडजेक्टिव के साथ में, अगर आर्टिकल्स के क्वेश्चंस देख रहे हो तो। नेक्स्ट देखते हैं। डैश इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन। देखिए यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि वाइडली स्पोकन मतलब ये एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के नाम से पहले जीरो आर्टिकल आता है। लैंग्वेज के नाम से पहले जीरो आर्टिकल आता है। आर्टिकल चैप्टर के रूल्स जब तक ऐसे टिप्स पे याद नहीं करोगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। और वही चीज मैंने आपके लिए यूट्यूब पे पहले से डाली हुई है। आर्टिकल्स का पूरा चैप्टर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके बढ़िया तरीके से देखें और ऑन टिप्स सारे के सारे रूल्स को याद रखें। ये बात याद होनी चाहिए कि लैंग्वेज क्या होता है, उससे पहले जीरो आर्टिकल, ये खत्म। उसके बाद में आता है लास्ट क्वेश्चन अपना। मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज एंडाउड विद द पावर ऑफ स्पीच। देखिए मैन एक कॉमन नाउन होता है। मैन क्या है, एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले ना आर्टिकल आता ही आता है। वैसे तो आर्टिकल आप कुछ ना कुछ तो लगाओगे, लेकिन मैन शब्द के बारे में एक बात और समझना, इसके वाइडर सेंस में आप जीरो आर्टिकल का यूज करते हो। यहाँ पे आर्टिकल जो है वो आता ही आता है, लगाना जरूरी है, नहीं लगाओ गलत हो जाएगा। कॉमन नाउन है और सिंगुलर और है, कॉमन नाउन है और सिंगुलर और है, तो ऐसे में तो आपको क्या करना होता है, आर्टिकल लगाना होता है। लेकिन इसके वाइडर सेंस में जीरो आर्टिकल लगाना होता है। अब हमें समझना है कि वाइडर सेंस क्या होता है। वाइडर सेंस का अर्थ होता है जब एक नाउन के द्वारा उसकी पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट किया जा रहा हो। और यहाँ पे जो बात लिखी है वो किसी एक आदमी के बारे में नहीं, ये हर एक आदमी के बारे में है। जब कोई ऐसी बात लिखी हो जो हर एक आदमी के बारे में है, तो वहां पे हमें क्या करना होता है, जीरो आर्टिकल लगाना होता है। एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है इसका, मैन इज मॉर्टल, ये लिखा होता है, और पूछा जाता है कि भाई बताओ इसके अंदर कौन सा आर्टिकल आएगा। तो बात जो लिखी है वो लिखा है कि जो इंसान है वो नश्वर है। मॉर्टल का अर्थ होता है नश्वर, यानी उसे एक दिन मरना है। तो ये तो सारे इंसानों के लिए सच है ना। ऐसा थोड़ी है कि हम किसी को बचा लेंगे, हम किसी को नहीं, अपने आप को भी नहीं बचा नहीं सकते। तो इसका मतलब है ये जो बात लिखी है ये पूरी प्रजाति के लिए वाइडर सेंस है, और वाइडर सेंस के लिए आता है जीरो आर्टिकल। यहाँ आएगा जीरो आर्टिकल, और यहाँ जो बात लिखी है वो लिखा है कि मैन अकेला क्रिएचर है, इंसान अकेला क्रिएचर है, दैट इज एंडाउड विद द पावर ऑफ स्पीच। जिसको क्या मिला है, एंडाउड विद करता होता है मिलना, कुछ वरदान में मिलना। द पावर ऑफ स्पीच, बोलने की जो पावर है वो मिली है। हम बोल सकते हैं, आप देखेंगे बाकी क्रिएचर्स नहीं बोल सकते। हमने यानी कि अपने आप को, यानी मैन को एक क्रिएचर माना है यहाँ पे, राइट। तो एक पूरी प्रजाति की बात की। ऐसा तो है नहीं कि मैं बोल सकता हूँ आप नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हो मैं नहीं बोल सकता। हम सब बोल सकते हैं, हम सारे बोल सकते हैं, इंसान पूरी बात हुई है। तो ये है आपका क्या, वाइडर सेंस। वाइडर सेंस है तो आ जाएगा क्या, जीरो आर्टिकल। ये थे पेपर 7 के सॉल्यूशंस। आप देखिए नेक्स्ट वन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।